चलिए स्टार्ट करें। सबसे हम पहले बात करते हैं कि जो हमारा एविएशन सेक्टर है ना, इंडिया का एंड यूरोपियन यूनियन का, इसको मॉडर्नाइज करने के लिए, इसको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, और इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो एविएशन सेक्टर है उसके बीच में टाइज को एनहेंस करने के लिए अभी रिसेंटली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड डीजीसीए ने कई सारी यूरोपियन एजेंसीज के साथ टाई अप किया, ताकि ये जो हमारा एक बॉन्ड है, एक हमारा बीच में दोनों एविएशन सेक्टर के बीच में जो टाइज है उसको एनहेंस किया जा सके। इसी के लिए अगर हम देखें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड यूरो कंट्रोल, इन दोनों के बीच में एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ टू एनहेंस द एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। वहीं पर अगर डीजीसीए और यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी की बात करें तो इनको बीच में एक एलओआई साइन हुआ फॉर क्लोजर कॉपरेशन। तो ये क्या है बेसिकली कि आपका जैसे एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया या फिर क्लोजर कॉपरेशन हो गया या फिर एक दूसरे की हेल्प करना ताकि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा सके, डाटा शेयर करना, और अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है तो एक दूसरे की कंट्री के जो नेशंस के जो लोग हैं उनकी हेल्प करने की भी यहाँ पे बात की गई। ठीक है, ये जो पार्टनरशिप है यूरो कंट्रोल एंड एआई की बात बीच में, ये क्या करेगी कि जो परफॉर्मेंस है बिटवीन द लॉन्ग रेंज फ्लाइट्स और उनके जो एयर स्पेस के बीच में जो भी एक कम्युनिकेशन है वो बेटर करेगी, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में और ज़्यादा बेटर करेगी। ठीक है, जो फ्लो होता है उसको और ज़्यादा स्मूथ करने की यहाँ पे बात की गई। यहीं पर याद रखेंगे जो इंडियन गवर्नमेंट है इनका टारगेट क्या है कि जो हमारा ग्रीन एनर्जी है, हम जो एयरपोर्ट्स हैं उनको 100% ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट कर दें बाय 2024 और उनको कार्बन न्यूट्रल बना दें बाय 2030। अगर आपको याद हो, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये ऐसा एयरपोर्ट है जो कि आपकी हाइड्रो एनर्जी पे वर्क कर रहा है, ठीक है, प्लस सोलर एनर्जी पे वर्क कर रहा है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने अभी सेटअप किया इंडिया का पहला माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट। माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ले में, वो रहेगी यूनिकॉप्स, UNWCOPS। यूनिकॉप्स के द्वारा, यूनिकॉप टेक्नोलॉजी के द्वारा इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट सेटअप किया गया है ले में। ये यूनिकॉप्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये दिल्ली बेस्ड कंपनी है, ठीक है, और ये स्पेशलाइज्ड है ग्रीन हाइड्रोजन एंड सोलर डेवलपमेंट में। इन्होंने बोला कि इन्होंने अनाउंस किया अपने प्लान्स कि ये इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट ले में सेटअप करेंगे। करेक्ट। और ये जो प्रोजेक्ट है दिस विल इन्वॉल्व सेटिंग अप ऑफ 25 किलोवाट इलेक्ट्रिक ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल, और इसको ऐसे पावर स्टेशन पे सेटअप किया जाएगा ले में एक गेस्ट हाउस में, जिससे एक शो केस किया जा सके। बेसिकली ये आप कह सकते हैं एक तरीके का ट्रायल बेसिस पे भी प्रोजेक्ट रहेगा, क्योंकि ये दिखाएगा कि हमारा जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है वो भी आप रिमोट लोकेशन पे भी यूज कर सकते हैं और उससे आप एनर्जी जनरेट कर सकेंगे और अपनी जो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरा कर पाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट है ये 3200 फीट की हाइट पे इसको सेटअप किया जाएगा। ये जो ग्रिड होगी इट विल बी सस्टेनेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर द मेजर हाइड्रो पावर्ड कंपनीज गेस्ट हाउसेज, जो कि पावर स्टेशन कहां पर होगा, ले में। ठीक है, यहीं पर 3 इयर्स के ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस के भी इंश्योरेंस की बात की गई कि कोई भी अगर दिक्कत आती है 3 साल तक वो ये आपका यूनिकॉप्स टेक्नोलॉजी ही उसको हैंडल करेगी। राइट। और यूनिकॉप्स की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे, पीयूष जैन। 1995 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर कहां रहेगा, दिल्ली NCR। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, आप देख सकते हैं यूनिकॉप्स ये सेटअप करेगा इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट ले में, और ये 25 किलोवाट इलेक्ट्रिक का हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल ग्रिड रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली किन के द्वारा लॉन्च किए गए नए फीचर्स इन ई श्रम पोर्टल फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। पहले तो यही याद रखना, ई श्रम पोर्टल आ जाता है तो हमेशा उसको किससे एसोसिएट करेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स से। यहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनको वेरियस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना इन द फील्ड ऑफ जॉब से रिलेटेड कोई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो बताना, फिर स्किल्स प्रोवाइड कराना, जो स्टैंडर्ड्स हैं मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से स्किल प्रोवाइड कराने की बात की गई। यहीं पर आप देखेंगे कि जो नई नई स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं सरकार के द्वारा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो उनके द्वारा जो भी स्कीम्स प्रोवाइड की जाती हैं इनके बेनिफिशिएंट के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हेल्प करने के लिए, तो उन स्किल्स के बारे में भी यहाँ पर, उन स्कीम्स के बारे में भी यहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड की जा सके एट एन इजी वे। इसीलिए ये और नए फीचर्स ऐड किए गए हैं ई श्रम पोर्टल में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। अब क्वेश्चन दो तरीके से आएगा, एक आ जाएगा कि ये पूछा जाएगा कि किस व्यक्ति के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, दूसरा मिनिस्ट्री आ जाएगी। ठीक है, तो अगर व्यक्ति का नाम आ रहा है तो भूपेंद्र यादव याद रखेंगे, भूपेंद्र सिंह यादव के द्वारा ई श्रम पोर्टल के नए फीचर्स लॉन्च किए गए फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये जो नया वर्जन है यहीं पर आपका डाटा शेयरिंग पोर्टल भी रहेगा और डाटा एनालिटिक्स टूल भी रहेगा यहाँ पर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। जैसे मैंने बताया, या इस फीचर से क्या होगा, नए नए फीचरों से आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता लगेगा, जो मार्केट स्किल्स हैं उसके बारे में पता लगेगा, अगर कहीं पे अप्रेंटिस या फिर इंटर्न की अपॉर्चुनिटी आती है उसके बारे में पता लगेगा, पेंशन स्कीम्स के बारे में, नई नई स्कीम्स जो सरकार के द्वारा लॉन्च की गई वो सारी यहां पर मेंशन की जाएंगी। करेक्ट, चलिए, एंड एक और डाटा याद रखेंगे, एज ऑफ 21 अप्रैल 2023 इंडिया में 28.87 करोड़ वर्कर्स ऐसे हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, राइट, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा लॉन्च किया गया एक नया फीचर इन ई श्रम पोर्टल फॉर ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, तो याद रखेंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, which is the Asia's first mobile biosafety level 3 laboratory exhibited at G20 summit in Goa। अभी G20 समिट में जो कि गोवा में हुई, वहां पर एशिया की पहली मोबाइल बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरी को अभी एग्जिबिट किया गया। उस एग्जिबिट का, उस लेबोरेटरी का नाम क्या था, वो है रामबान। रामबान क्या होता है अगर यहां पे हम देखें, रैपिड एक्शन मोबाइल BSL 3 एडवांस ऑग्यूमेंटेड नेटवर्क। रामबान ये इंडिया की एंड एशिया की पहली मोबाइल बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरी है जो कि डिजाइन की गई है इन्वेस्टिगेट करने के लिए एमर्जिंग वायरल इन्फेक्शंस, वाज शोकेस्ड एट द G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो कि गोवा में हुई। रामबान ये एक मेजर रोल प्ले करेगी इन डीलिंग विद कोविड-19 पैंडेमिक, एंड इस रामबान को इक्विप किया गया है विद -20 डिग्री एंड -80 डिग्री रेफ्रिजरेटर, बायोसेफ्टी कैबिनेट्स, ऑटोमेटिक राइबोन्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्टर एंड रियल टाइम PCR मशीन जो कि एक्सेस की जा सकती है इवन इन द रिमोट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और रिमोट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो याद रखेंगे रामबान ये एशिया की पहली और इंडिया की पहली मोबाइल बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरी रहेगी जो कि G20 समिट हेल्थ एंड वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो हुई थी G20 की गोवा में, वहां पर उसको अनवेल किया गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट न्यूज, इंडिया अभी मंगोलिया का पहला ऑयल रिफाइनरी सेटअप कर रहा है, उसको बना रहा है। बोल रहे हैं कि किस साल तक, बाय विच ईयर इट विल बी कंप्लीटेड, तो 2025 तक इंडिया के द्वारा मंगोलिया की पहली ऑयल रिफाइनरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 2025 तक मंगोलियाज ग्रीन ऑयल रिफाइनरी उसका नाम रहेगा। ये बिल्ड बनाई और फंड, इसमें जो भी पैसे लग रहे हैं वो बनाए दिए जा रहे हैं इंडिया की असिस्टेंस के द्वारा, और 2025 तक यहाँ पे बनाने की बात की गई। $1.2 बिलियन की यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट देखी जा रही है इंडिया के द्वारा इन मंगोलिया फॉर दिस ऑयल रिफाइनरी। नॉट जस्ट दिस ऑयल रिफाइनरी, आप इसके अलावा देखेंगे तो मंगोलिया इंडिया से और इन्वेस्टमेंट की तरफ देख रहा है कि माइनिंग एंड मेटल सेक्टर में भी, कि यहाँ पर इन सेक्टर्स में भी इंडिया हमारी मदद करे। इवन रेयर अर्थ मेटल्स में भी इंडिया की हेल्प की रिक्वायरमेंट मंगोलिया की तरफ से है, और क्योंकि वहाँ पे सेमीकंडक्टर्स हम बना सकते हैं, ठीक है, ग्रीन मोबिलिटी में यहाँ पे मदद कर सकते हैं, और जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं इंडिया और मंगोलिया के बीच में वो भी एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। करेक्ट, तो 2025 तक इंडिया और मंगोलिया पहली ऑयल रिफाइनरी सेटअप कर लेंगे। नेक्स्ट यहीं पे देख सकते हैं, इंडिया बिल्ट मंगोलियाज फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी, ये कंप्लीट हो जाएगी 2025 तक। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं कि अभी वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट रिलीज की गई 2022 की, किसके द्वारा रिलीज की गई, सिप्री के द्वारा रिलीज की गई, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये आपकी अप्रैल की शीट है 2023 में, डाटा है 2022 का। इसमें बताया गया कि जो वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर है ना, ग्रू फॉर द 8th कॉन्जिक्यूटिव टाइम और 8th कॉन्जिक्यूटिव ईयर इन
2022। यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिली 3.7% की इन द वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, और इसके ग्रोथ के बाद जो टोटल वर्ल्ड का मिलिट्री एक्सपेंडिचर हो गया वो कितना है, 2240 बिलियन डॉलर। करेक्ट, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ यहां अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस कंट्री ने टॉप किया है वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर में, हाईएस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर किस कंट्री का है, यूएसए का। फिर इंडिया की क्या रैंक आ जाती है इसमें, इंडिया 4th पोजीशन पे आ जाता है इन दिस टर्म। करेक्ट, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। और इंडिया का अगर मैं डाटे की बात करूं कितना मिलिट्री एक्सपेंडिचर रहेगा, अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर वाइज पूछे जाए तो 81.4 बिलियन डॉलर का यहाँ पे इंडिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर रहेगा। राइट। सिप्री की बात करें तो चेयरपर्सन कौन है सिप्री गवर्निंग बोर्ड के, स्टेफन लॉफेन। हेडक्वार्टर स्वीडन में है और 1966 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रॉबस्ट बट न्यू ऑर्डर्स डिप इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर, आरबीआई 60th ऑबिक्वस रिपोर्ट के हिसाब से। अभी आरबीआई ने 60वीं राउंड ऑफ क्वार्टरली ऑर्डर बुक्स इन्वेंटरीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे रिलीज किया, जहां पर उन्होंने 762 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का डाटा रिलीज किया और इन्होंने बताया कि अगर हम देखें तो इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है ना वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होती हमें दिख रही है। रीजन यहाँ पर क्या दिए गए, वॉर लाइक सिचुएशंस जो चल रही हैं, यूक्रेन और रशिया के बीच में तो वॉर चली रही है, चाइना एंड ताइवान के बीच में भी जो अभी सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है, और उससे अगर वॉर होती है तो और ज़्यादा इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। फिर जो रिसेशन की न्यूज़ चल रही है, आप यूएस में देख रहे हैं कि रिसेशन आ रहा है, रिसेशन की बात चल रही है, बैंक्स फेल हो रहे हैं और जो रेट्स है इंटरेस्ट रेट वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, तो इन सब के बदौलत कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है और स्लो डाउन देखने को मिला है हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। वहीं पे अगर मैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करूँ मैं एट मैन्युफैक्चरिंग यूटिलिटीज़, तो उन फैसिलिटीज पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कितनी थी, 74.3% थी इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 23, जो कि अप थी फ्रॉम 74% इन द सेकेंड क्वार्टर। 0.3% का हमें जंप देखने को मिला इन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ठीक है। आरबीआई की बात करूं तो आरबीआई कब स्टैब्लिश किया गया था, 1 अप्रैल 1935 को ये स्टैब्लिश किया गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं, अभी रिसेंटली किन दो बैंक ने साइन किया एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट विद गो ग्रीन डिजिट लाइफ इंश्योरेंस, तो वो रहेंगे एचडीएफसी बैंक एंड एक्सिस बैंक। इन दोनों ने डिजिट लाइफ इंश्योरेंस का 9.94% स्टेक बाय करने की बात की गई, ईच 9.94 एचडीएफसी एंड 9.94 एक्सिस बैंक, और इसके लिए वो दोनों ईच 69.9 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करेंगे इन 2 ट्रांचेस। राइट, नेक्स्ट, करेक्ट। मूविंग ऑन, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया गोल्ड पैक्ड डिजिटल करेंसी। अब देखो आज के टाइम पे अगर आप ब्रिक्स की भी बात करेंगे ना तो न्यूज में चल रहा है कि ब्रिक्स अपनी खुद की एक करेंसी लॉन्च करने वाली है जो कि गोल्ड बैक्ड होगी। अब ये गोल्ड बैक्ड करेंसी का फायदा क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं गोल्ड को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड माना जाता है फॉर करेंसी का, इसको एक ऐसा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड माना जाता है कि भाई इसकी प्राइस तो कभी कम नहीं होगी। गोल्ड का ऐसा है मतलब फ्लक्चुएट नहीं करेगा, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होगी और इस पर किसी का काबू नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड माना जाता है। इसीलिए आप देखेंगे यूएस ने भी पहले गोल्ड बैक्ड स्टैंडर्ड था, लेकिन फिर उनका पॉलिसीज चेंज हो गई और फिर वो प्रिंट करते रहते हैं मनी बार बार। और अभी फिर न्यूज़ में कल परसों न्यूज़ में आ रहा है कि ये जो अपना यूएस का जो डेप्ट सीलिंग होती है कि आप इतना लोन ले सकते हैं, अब यूएस उसको और बढ़ाने वाला है डेप्ट सीलिंग को, मतलब वो और ज़्यादा पैसा अब प्रिंट कर सकेंगे। इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, इससे क्या होता है जो वैल्यू होती है ना एग्जिस्टिंग करेंसी की वो डिप्रिशिएट हो जाती है। तो ऐसे में ही एक वो करेंसी कौन सी है जिन्होंने अपनी गोल्ड पैक्ड डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, एंड उसका रीजन क्या था पहले तो वही देख लेते हैं। जिम्बाब्वे ने लॉन्च करी है आपकी ये गोल्ड पैक्ड डिजिटल करेंसी। अब इसका रीजन क्यों है, क्योंकि 2009 में जिम्बाब्वे में जो क्राइसिस चल रही थी इन्होंने यूएस डॉलर को अपनी वहां पर करेंसी एक्सेप्ट कर लिया था, यूएस डॉलर का यूज स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अब फिर क्या हो रहा है कि जो 2019 में हाइपर इन्फ्लेशन आया तो इन्होंने बोला कि हम अपने वापस जिम्बाब्वियन डॉलर पे शिफ्ट कर रहे हैं, एंड अब इन्होंने खुद से फिर से एक अपनी गोल्ड पैक्ड डिजिटल करेंसी लॉन्च की। रीजन बीइंग कि अब जो डॉलर की डी डॉलराइजेशन चल रहा है उसकी मदद से आप देखेंगे, और यूएस इतना ज्यादा पैसा प्रिंट कर रहा है डेली बेसिस पे भी, और पिछले कुछ महीनों में उन्होंने इतना ज्यादा पैसा प्रिंट कर दिया है कि जो इन्फ्लेशन है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
जाएगी, जो एग्जिस्टिंग मनी की वैल्यू है ना वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। करेक्ट। तो इसी को अवॉइड करने के लिए जिम्बाब्वे ने अपनी गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया। अगर मैं सीबीडीसी की बात करूं, सीबीडीसी इंडिया की कौन सी डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई थी? ई रूपी। दो सेगमेंट में था, रिटेल सेगमेंट और होलसेल सेगमेंट में। और क्या इंटरेस्टिंग चीज थी इसके बारे में कि अगर आप इसको बैंक अकाउंट में रखते हैं तो नॉर्मल पैसों के तरीके से आप इसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा है तो आपको इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पर्पस के लिए लॉन्च की गई है। तो यहां देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी को। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है इंडियन एंड नेपाली प्राइवेट कंपनीज ने एग्रीमेंट साइन किया फॉर डायरेक्ट एनर्जी सेल। देखो पहले क्या होता था कि नेपाल और इंडिया के बीच में अगर एनर्जी की सेल होगी ना, या बाइस करना होगा या सेल करना होगा, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता था या गवर्नमेंट की कोई एंटिटी ये काम करती थी। लेकिन अब एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि इवन प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो एनर्जी को बेच और खरीद सकेंगे बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। नेपाल पावर एक्सचेंज जो कि स्टैब्लिश की गई है बाय प्राइवेट सेक्टर, इनका एम है ट्रेडिंग इलेक्ट्रिसिटी अब्रॉड, एंड इन्होंने इंडिया की स्टील मिंट के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है। तो डायरेक्टली याद रखेंगे कि पहले जो गवर्नमेंट एक दूसरे से एनर्जी बाय सेल करती थी, अब इवन द प्राइवेट कंपनीज विल बी एबल टू बाय एंड सेल एनर्जीज। मूविंग ऑन, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस की बात करते हैं। मोहम्मदीन शाहबुद्दीन, इनको स्वॉर्न किया गया एज द 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। ये किनको रिप्लेस करेंगे, या फिर वो 21वें प्रेसिडेंट कौन थे बांग्लादेश के? वो थे मोहम्मद अब्दुल हामिद, वो 21st प्रेसिडेंट थे, और उनको रिप्लेस करके अब मोहम्मद शाहबुद्दीन ये 22nd प्रेसिडेंट बने हैं बांग्लादेश के। 73 ईयर ओल्ड ये आपके प्रेसिडेंट हैं। इनका अगर हम बात करें, इन्होंने MSc डिग्री ली है फ्रॉम राजशाही यूनिवर्सिटी बांग्लादेश से ही। करेक्ट। आफ्टर 25 ईयर्स एज अ कैरियर एज अ जज, इन्होंने वेरियस पोजीशंस होल्ड करी हैं, एंड अब इनको 22nd प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है ऑफ बांग्लादेश। मूविंग ऑन, श्रीकांत M भांडीवड, इनको दिया गया है चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के जो नए चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं? श्रीकांत M भांदीवाड जी। ये किनको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे पुट्टागंती गोपा कृष्णा को टू बी द न्यू चेयरमैन ऑफ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। ठीक है। अगर श्रीकांत जी की बात करें, ये पोस्ट ग्रेजुएट है इन एग्रीकल्चर, एंड इन्होंने वर्क किया इन द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर इन द रूरल ब्रांचेस ऑफ कैनरा बैंक। ही हैज आल्सो वर्कड एज द कंसल्टेंट इन एग्रीकल्चर कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफ कैनरा बैंक एट द हेड ऑफिस इन बैंगलोर कर्नाटका, एंड इनको 29 साल का एक्सपीरियंस है इन कैनरा बैंक, एंड इन्होंने काफ़ी अलग अलग स्टेट्स में एज वेल एज अलग अलग पोजीशन पे वर्क किया, जैसे हरियाणा, राजस्थान, बिहार, कर्नाटका, इन वेरियस कैपेसिटीज सच एज ब्रांच इंचार्ज, रीजनल हेड एंड सर्कल हेड। मूविंग ऑन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। DRDO एंड इंडियन नेवी, इन्होंने कंडक्ट किया सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ BMD इंटरसेप्टर फ्रॉम नेवल प्लेटफॉर्म। आई रिपीट, DRDO एंड इंडियन नेवी, इन्होंने मिलके एक ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर को टेस्ट किया है ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा इन बे ऑफ बंगाल। ये क्या है कि कोई भी ब्लास्टिक मिसाइल का अगर थ्रेट आता है उसको सी लेवल से अगर हम टैकल कर सकें, इसीलिए ये टेस्ट किया गया। फिर याद रखेंगे, प्रायर टू दिस DRDO ने एक लैंड बेस्ड BMD सिस्टम का भी टेस्ट किया कि अगर कोई लैंड से प्लास्टिक मिसाइल आती है तो हमें उसे कैसे डील करना है, उसे कैसे खत्म करना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है। ये सारे टेस्ट अभी किए गए। तो याद रखेंगे, BMD इंटरसेप्टर का टेस्ट किया गया ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा इन बे ऑफ बंगाल बाय DRDO एंड इंडियन नेवी। नेक्स्ट, स्पेसएक्स की बात करते हैं। स्पेसएक्स के द्वारा अभी इनका वर्ल्ड का बिगेस्ट रॉकेट बनाया गया था जो था स्टारशिप, और अभी इसका टेस्ट था स्टारशिप का, लेकिन रीजन बीइंग स्टारशिप अभी फेल रहा। क्यों? क्योंकि स्टारशिप में कुछ दिक्कत आ गई और उसको एज अ वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो उसका मतलब एक्सप्लोड हो गया बीच में ही हवा में। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ एलन मस्क का एक उन्होंने अपने स्टेटमेंट में दिया कि दो इट वाज अ फेलियर मिशन, दो वो एक्सप्लोड हो गया इन मिड ईयर, लेकिन उससे जो हमने डाटा कलेक्ट किया ना वो बहुत बेनिफिशियल डाटा है। और जो नेक्स्ट हमारे, ये तो एक तरीके से टेस्ट ही तो था, मतलब एक प्रॉपर रॉकेट इसको बनाया नहीं गया कि एक फाइनल स्टेज पे था, इसको एक टेस्ट किया गया था कि क्या अगर हम स्टारशिप को बनाते हैं और उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो
उसके लिए डाटा भी कलेक्ट किया गया है यहाँ पे, और जो नेक्स्ट वर्जन हम बनाएंगे उसमें इस सारे डाटा को इनकॉर्पोरेट करके और जो भी कमियां थी उसको हटा के वो एक और नया बेटर वर्जन रहेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे स्पेस एक्स का स्टारशिप जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट रॉकेट है वो एक्सप्लोड हो गया ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट। इसी के साथ याद रखेंगे नासा ने स्टारशिप को अपॉइंट किया है, उनको एज अ फेरी यूज करने की बात की गई कि ये एस्ट्रोनॉट्स को ले जाएगा टू द मून इन द लेट 2025 फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द अपोलो प्रोग्राम जो कि 1972 में एंड हो गया था। राइट, चलिए नेक्स्ट आ जाता है नेशनल पंचायती राज डे। हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो नेशनल पंचायती राज डे आपका 24 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है एंड 2023 में 14th एडिशन था आपका नेशनल पंचायती राज डे का। ठीक, इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो ग्रास रूट लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होनी चाहिए उसको एंकरेज करने के लिए पहला नेशनल पंचायती राज डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 2010 में ऑब्जर्व किया गया था। देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा डिक्लेयर किया गया था कि हर साल 24 अप्रैल को हम नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस 2023। कब ऑब्जर्व किया गया? 24 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है एंड इट इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द प्रिजर्विंग द वैल्यूज ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड ग्लोबल कोऑपरेशन, ताकि पीस को मेंटेन किया जा सके और जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं उसको अचीव किया जा सके बाय 2030। पहली बार इसको कब ऑब्जर्व किया गया था? फर्स्ट एडिशन इसका 2019 में था, 24 अप्रैल। फिर आ जाता है व्हेन डू वी ऑब्जर्व यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे। यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे यूनेस्को के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए और इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा जो हिस्ट्री कल्चर है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं। कब? ये 23 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, 23 अप्रैल को हम यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे ऑब्जर्व करते हैं। और जो इंग्लिश राइटर, पोएट एंड एक्टर विलियम शेक्सपियर है उनकी बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी होती है, इसीलिए हम उसको सेलिब्रेट करते हैं 23 अप्रैल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। बुक्स के यूज को एंकरेज करने के लिए कि बुक्स का ज्यादा यूज किया जाए, लोग ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करें। ठीक है, बच्चों को, यंग पीपल को एंकरेज करने के लिए कि दे शुड रीड मोर एंड मोर, इसीलिए यूनेस्को के द्वारा ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 23 अप्रैल को। राइट, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसको। पहला वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 1996 में पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था। तो दोस्तों ये है हमारा आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब आ जाते हैं कुछ क्विक रिवीजन पे जो भी हमने पढ़ा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड डीजीसीए ने एक पैक्ट साइन किया यूरोपियन एजेंसी के साथ टू डीपन एविएशन टाइज बिटवीन इंडिया एंड ईयू। यूनिकॉप्स ये सेटअप करेंगे इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट लेह में। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया न्यू फीचर इन ई श्रम पोर्टल फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। रामबान ये एशिया का पहला मोबाइल बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरी है जो कि एग्जिबिट की गई एट G20 समिट गोवा पर। इंडिया ने बिल्ड किया मंगोलिया का फर्स्ट एवर ऑयल रिफाइनरी टू बी कंप्लीटेड बाय 2025। सिप्री की रिपोर्ट रिलीज की गई वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2022 की एंड यहाँ पे बताया गया कि जो हमारा वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर है इट रोज बाय 3.7% टू $2,240 बिलियन। यूएसए ने टॉप किया यहाँ पर और इंडिया की 4th रैंक रही। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रोबस्ट बट न्यू ऑर्डर्स डिप इन द 3rd क्वार्टर आरबीआई की 6th ओबीकेस रिपोर्ट के हिसाब से। एचडीएफसी बैंक एंड एक्सिस बैंक इन्होंने एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस के साथ। रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे की बात करें तो इन्होंने लॉन्च किया गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी को। नेक्स्ट, इंडियन एंड नेपाली प्राइवेट कंपनीज ये अभी एक एग्रीमेंट में साइन किया इन्होंने कि हम डायरेक्ट एनर्जी का सेल करेंगे। पहले सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटीज सेल करती थी एनर्जी को, अब बाय सेल कर पाएंगे इवन द प्राइवेट प्लेयर्स। देन मोहम्मदीन शाहबुद्दीन इन्होंने स्वॉन किया एज द 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। श्रीकांत एम भांडीवाड़ इन्होंने चेयरमैन का चार्ज लिया ऑफ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। देन डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी इन्होंने कंडक्ट किया सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ बीएमडी इंटरसेप्टर फ्रॉम नेवल प्लेटफॉर्म। स्पेस एक्स स्टारशिप ये वर्ल्ड का बिगेस्ट रॉकेट रहेगा और इसको एक्सप्लोर किया गया ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट। देन 14th नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस 24 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया। यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया।
वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे आपका 23 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट रिवीजन करंट अफेयर्स हैं आज के। अब आ जाते हैं कुछ पुराने रिवीजन करंट अफेयर्स पे, जैसे इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, जिसको हम अर्थ डे भी बोलते हैं, 22 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया। फिर आ जाता है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, इन्होंने सप्लाई किया नगास्त्रा, जो कि एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, टू इंडियन आर्मी, और इसके लिए इन्होंने एक MOU साइन किया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। नेक्स्ट, इसरो ने लॉन्च की 2 सिंगापुर की सैटेलाइट्स यूजिंग PSLV C-55 रॉकेट। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। तो याद रखेंगे कितनी सिंगापुर की सैटेलाइट? 2 सिंगापुर की सैटेलाइट्स लॉन्च की। देन ओलिवर डाउडेन, ये नए डेप्टी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं UK के। आफ्टर डोमिनिक राब, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, उसके बाद ओलिवर डाउडेन ने को अपॉइंट किया गया एज द न्यू डेप्टी PM ऑफ UK। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। फिर आ जाता है वर्ल्ड बैंक की अभी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज की गई है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की जाती है, 7वां एडिशन था। इसमें बताया गया कि इंडिया की रैंक आ जाती है 38 इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, और वहीं पे सिंगापुर टॉप करता है इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। नेक्स्ट, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, इन्होंने अनवेल किया 125 फीट टॉल अंबेडकर स्टैचू, 146.5 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है, ठीक है। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टैचू है, तेलंगाना हैदराबाद में। नेक्स्ट आ जाता है IGGL, इन्होंने एशिया का लार्जेस्ट अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन को सेटअप किया है, और ये ब्रह्मपुत्रा रिवर में के अंडर बनाई गई है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के रिवीजन। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पार्ट पर। प्रोबा 3 मिशन, ये अभी रिसेंटली इसरो के PSLV रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया जाएगा। किस स्पेस एजेंसी से ये एसोसिएटेड है? नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन इज सेट अप द कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड? थर्ड, किस कंपनी ने अभी साइन की एक डील इंडियन आर्मी के साथ फॉर प्रोक्योरिंग आकाश वेपन सिस्टम्स? तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं आपके क्या व्यूज हैं। अगर आप